अभिनंदन करता हूँ। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं आपके सामने वास्तविक संख्याओं की। वास्तविक संख्याएँ क्या हैं? ये एक्चुअल में 10वीं क्लास का टॉपिक है ये, तो हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम इससे पहले यानी कि 9वीं कक्षा में जो संख्याएँ आई थी उनके बारे में डिस्कस थोड़ा कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं प्राकृत संख्याएँ। प्राकृत संख्याओं को n के द्वारा दर्शाते हैं, जो कि 1 से शुरू होती है, यानी कि नेचुरल काउंटिंग 1 से शुरू होती है और अनंत तक जाती हैं, इस प्रकार से। तो एक चीज़ देखते हैं कि प्रकृति में किसी चीज़ को काउंट करने के लिए, प्रकृति में किसी चीज़ को गिनने के लिए यदि हम जिस संख्या का उपयोग करते हैं, उसको बोलते हैं प्राकृत संख्या। और प्राकृत संख्याएँ हमारी 1 से शुरू होकर और अनंत तक जाती हैं। उसके बाद अब हमारी प्राकृत संख्याओं की खोज हो गई। लेकिन जैसे जैसे कि हमारे को कोई संख्या यदि इस तरह की ज्ञात करनी है, मान लो ये मेरे हाथ में एक मार्कर है, लेकिन यदि मैं अब बोलूं कि मेरे हाथ में कितने मार्कर हैं, तो मेरे हाथ में कोई मार्कर नहीं है। दूसरे शब्दों में ये बोलूं कि मेरे हाथ में 0 मार्कर है। तो इस तरह की जो कंडीशन वाले जो शब्द हैं, उनके लिए हमारे को 0 की आवश्यकता पड़ी और इस तरह से हमारा 0 का आविष्कार हुआ और ये 0 फिर संख्याओं में शामिल होकर और पूर्ण संख्याओं के रूप में संख्याओं को प्रदर्शित करने लगा। इस तरह से पूर्ण संख्या का निर्माण हुआ। उसके बाद देखते हैं कि पूर्णांक संख्याएँ जिनको हम ज़ेड या आई से दर्शाते हैं। देखो, ये पूर्णांक जो संख्याएँ होती हैं, ज़ेड और आई से दर्शाई जाती हैं, लेकिन अमूमन हम एक चीज़ देखते हैं कि हमारे यहाँ राजस्थान का टेम्परेचर और दिल्ली का टेम्परेचर यदि नोट करें, तो अमूमन हमारा जो नॉर्मल कंडीशन में जो टेम्परेचर होता है, वो 30 से 35 डिग्री तक होता है। लेकिन यदि सर्दियों की बात करें, तो वो टेम्परेचर हमारा कहीं न कहीं 20 से 15 डिग्री के बीच में आ जाता है। लेकिन वहीं यदि हम उसको हाई एल्टी में जैसे जम्मू कश्मीर, श्रीनगर इधर की साइड में यदि बढ़ते जाते हैं, तो जम्मू जाते हैं तो टेम्परेचर 10 डिग्री तक चला जाता है। उसके बाद श्रीनगर जाते हैं, तो टेम्परेचर 5 डिग्री तक चला जाता है और उसके बाद में यदि लेह लद्दाख की बात करते हैं, तो वहाँ पर टेम्परेचर कितना चला जाता है? माइनस में। इस प्रकार से जो माइनस की संख्याएँ हैं, उनके लिए हमारे को माइनस की संख्याओं की ज़रूरत पड़ी। यानी कि माइनस में किसी चीज़ को मेज़र करने के लिए हमारे को माइनस की संख्याओं की ज़रूरत पड़ी। तो इस प्रकार से जो पूर्णांक संख्याएँ होती हैं, वो 0 से एक तरफ तो पॉज़िटिव होती हैं और दूसरी तरफ नेगेटिव होती हैं और अनंत तक चलती हैं, -2, -3 और इस तरह से ये अनंत तक चलती हैं। यानी कि पूर्णांक संख्याएँ एक तरफ नेगेटिव, दूसरी तरफ पॉजिटिव होती हैं। तो ये पूर्णांक संख्याएँ हैं, जिनको हम अमूमन ज़ेड या आई से दर्शाते हैं। इसके बाद जैसे मान लो 2 दोस्त हैं, 2 दोस्त हैं और उनके पास 3 चॉकलेट हैं। तो 3 चॉकलेट को यदि वो बराबर-बराबर भागों में बाँटेंगे, तो उनके पास हर एक के पास यानी कि 3 चॉकलेट को 2 के बीच में बाँटना है। तो कितना हो गया ये? 1 सही 1/2 यानी कि डेढ़ चॉकलेट उसके पास एक के पास आएगी। तो इस चीज़ को यदि दर्शाना हो हमें, इस चीज़ को दर्शाना है, तो उसके लिए हमारे को परिमेय संख्याओं की ज़रूरत पड़ी। जो परिमेय संख्याएँ होती हैं हमारी, वो p बटा q के रूप की होती हैं। p बटा q के रूप की होती है, जहाँ पर p भी क्या होता है? पूर्णांक और q का मान भी क्या होता है? पूर्णांक। q भी क्या होता है? पूर्णांक। लेकिन q 0 नहीं होता है। पूर्णांक केवल शून्य को छोड़कर शून्य को छोड़कर जो पूर्णांक है वो सारे आएँगे इसके अंदर। तो इस तरह की जो संख्याएँ हैं, उनको हम अमूमन रूप से कैसे दर्शाते हैं? जैसे 1/2, 1/5, -1, 0, 2, -5 आदि। इस तरह की जो संख्याएँ होती हैं, उनको हम पूर्णांक परिमेय संख्याएँ बोलते हैं और ये p बटा q के रूप की होती हैं। इसके बाद आता है अपरिमेय संख्याएँ, जिनको हम क्यू का ऊपर छोटा-सा सी लिख देते हैं, इसको क्यू कॉम्प्लीमेंट के नाम से जाना जाता है। इस तरह से ये अपरिमेय संख्याएँ होती हैं। इन अपरिमेय संख्याओं को
हम किससे डिनोट करते हैं? ये संख्याएँ जिनको P बटा Q के रूप में नहीं लिखा जाता है, यानी कि P और Q दोनों पूर्णांक नहीं होते हैं इसमें। इसको P बटा Q के रूप में हम क्या करते हैं? नहीं लिख सकते हैं और इसको P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं। तो इसको P बटा Q के रूप में लिखा नहीं जाता है, तो अपरिमेय संख्याएँ कौन-कौन सी होगी? जैसे √2। अब किसी के दिमाग में एक चीज़ आ रही होगी कि साहब √2 है तो इसके नीचे 1 तो है, लेकिन एक चीज़ देखिए यहाँ पर जो 1 है, वो तो पूर्णांक है, लेकिन 2 क्या पूर्णांक है क्या? नहीं। तो इसलिए इस तरह की जो संख्याएँ होती हैं, जैसे √3 हो गया, √5 हो गया, √6 हो गया, इस तरह की जो संख्याएँ आती हैं, उनको हम अपरिमेय संख्याएँ बोलते हैं। इसके साथ ही साथ एक मान और होता है जैसे पाई, पाई को भी हम अपरिमेय संख्या बोलते हैं। लेकिन एक चीज़ हमने सुना है कि 22/7, 22/7 ये क्या है? परिमेय संख्या है, लेकिन पाई अपरिमेय संख्या है। अब एक चीज़ हमारे को पता होना चाहिए कि पाई का मान तो हमने आज तक कितना पढ़ा है? 22/7 यही तो पढ़ा है। लेकिन नहीं, ये हमने गलत पढ़ा है अभी तक। क्यों? क्योंकि पाई का मान 22/7 होता ही नहीं है। पाई का मान कितना होता है? पाई का मान होता है 22/7 के लगभग 22/7 होता है और ये इसलिए लिया जाता है ये मान ताकि हमारी कैलकुलेशन ईज़ी हो जाए और जो भी हमारे सवाल हैं, उनको हम आसानी से कर पाएँ। इसलिए इस मान को हम क्या बोलते हैं? पाई पाई का मान बोलते हैं और जो कि एक लगभग मान होता है, फिक्स मान नहीं होता है। फिक्स मान होगा तो ये एक परिमेय संख्या के अंदर काउंट हो जाता है। इस तरह से ये एक 22/7 तो परिमेय संख्या है और पाई क्या है? अपरिमेय संख्या है। इसी के साथ-साथ एक चीज़ और देखी होगी आपने 3.14, 3.14 भी क्या है? परिमेय संख्या है। लेकिन ये भी तो पाई का मान है ना। लेकिन यहाँ पर सिर्फ 3.14 की बात की जा रही है, नहीं कि आगे और जो आने वाले इसके अंक हैं, उनको शामिल करने पर जो ये मान बनेगा, उसकी नहीं। हम सिर्फ और सिर्फ 3.14 यानी कि भाग यहाँ पर समाप्त हो गया, तो उस मान की बात कर रहे हैं, तो वो मान क्या होगा? परिमेय संख्या होगी। उसके बाद यदि बात करते हैं रियल नंबर की, तो रियल नंबर के अंदर क्या होता है? ये जो सारी संख्याएँ हैं, कौन-कौन सी? प्राकृत संख्याएँ जिनको n से दर्शाते हैं, उनको शामिल कर लिया और प्लस जो पूर्ण संख्याएँ जिनको W से दर्शाते हैं, उनको शामिल कर लिया। पूर्णांक संख्याएँ जिनको Z या I से दर्शाते हैं, उनको शामिल कर लिया और परिमेय संख्याएँ जिनको Q से दर्शाते हैं, उनको शामिल कर लिया और अपरिमेय संख्याएँ जिनको Q कॉम्प्लीमेंट से दर्शाते हैं, उन सभी को शामिल कर लिया। तो इस प्रकार से जो R का मान हो गया, वो ये मान आएगा हमारा और ये क्या है हमारा? ये R यानी कि वास्तविक संख्याएँ हैं। वास्तविक संख्याएँ वो सब संख्याएँ होती हैं जो जैसे प्राकृत संख्याएँ, ये भी वास्तविक संख्याएँ हैं। पूर्ण संख्याएँ, ये भी पूरी वास्तविक संख्याएँ हैं। पूर्णांक संख्याएँ, ये सभी वास्तविक संख्याएँ हैं। परिमेय संख्याएँ, ये भी सभी वास्तविक संख्याएँ हैं। अपरिमेय संख्याएँ, ये भी सभी वास्तविक संख्याओं के अंतर्गत आते हैं। तो दोस्तों, आज हमने सीखा कि वास्तविक संख्याएँ कौन-सी होती हैं, जो कि हमने आज से पहले यानी कि 9वीं क्लास में हमने पढ़ा था। तो 9वीं क्लास में हमने वास्तविक संख्याओं के बारे में जाना था। तो यहाँ तक हमने सीख लिया। इसके बाद हम बात करते हैं आगे। चलो, तो 10वीं का जो पहला चैप्टर है, उसमें वास्तविक संख्याओं के बारे में जानकारी देते हैं। तो वास्तविक संख्याएँ कौन-कौन सी हैं? वास्तविक संख्याएँ वो संख्याएँ हैं, जिनको हम ऐसी संख्याएँ जिनमें प्राकृत, पूर्ण, पूर्णांक, परिमेय, अपरिमेय सभी संख्याओं को यदि शामिल करके एक बैग में यदि डाल दें, तो वो क्या बन जाती हैं? वास्तविक संख्याएँ। अब इसमें एक प्रमेय आती है, कौन-सी? यूक्लिड विभाजन प्रमेय। यूक्लिड यूक्लिड विभाजन प्रमेय। यूक्लिड विभाजन प्रमेय, प्रमेयिका। तो ये यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या होती है? सबसे पहले तो हम इसको समझ लेते हैं। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या होती है?
कोई दो कोई दो पूर्णांक ए व बी इस प्रकार है। कोई व दो पूर्णांक ए व बी हो तो कोई दो अद्वितीय अद्वितीय पूर्ण संख्याएं Q व R इस प्रकार इस प्रकार इस प्रकार है कि A बराबर BQ प्लस R, जहां R का मान क्या होता है, जहां R का मान 20 से छोटा और 0 से बड़ा होता है। यह है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। तो इस तरह से इसके ऊपर आधारित जो भी सवाल होंगे वो हम यूक्लिड विभाजन प्रमेय का के आधार पर सोल्व करेंगे। तो दोस्तों ये है हमारी यूक्लिड विभाजन प्रमेय। देखिए इसके अंदर जो ए और बी हैं, ए और बी जो हैं ये तो क्या है, पूर्णांक। पूर्णांक कोई दो धन पूर्णांक, देखो इसमें क्या है, कोई दो धन पूर्णांक, इसमें यहाँ पे धन पूर्णांक ऐड कर लो, धनात्मक धनात्मक पूर्णांक। तो ये कौन से हैं धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक कौन कौन से होते हैं, 1 2 3 4 इस तरह से। और ये जो हैं ये क्या है, पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं 0 से शुरू होती हैं। पूर्ण संख्याएं कहाँ से शुरू होती हैं, ये है पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं 0 1 2 3 इस तरह से ये अनंत तक जाती है। इस प्रकार से हम देखते हैं कि आर का जो मान आएगा वो 0 या 0 के बराबर तथा b से छोटा होगा। आर का यहाँ पर Q और R का मान देखते हैं, Q का मान भी 0 हो सकता है और यहाँ पर इसका मान भी 0 हो सकता है, यानी कि Q भी 0 आ सकता है और R भी 0 आ सकता है। देखिए हम अलग अलग कंडीशन देखते हैं। सबसे पहले हम एक उदाहरण के द्वारा समझते हैं। 7 7 का इसमें भाग देंगे, 7 तिया 21, 3 शेष 16, 5 3 15, 1 शेष 24, 6 4 24 0 शेष 0 आ गया और यहाँ पर है 6 5, तो यहाँ 0 0 5। इस प्रकार से हम देखते हैं। देखिए दोस्तों इसमें हम पहले वाले में देखें, पहले वाले में क्या होता है, हम 7 का भाग देंगे, 7 का भाग 3 पर गया तो 7 तिया 21 बचा 3, ये हो गया शेष फल। ये क्या हो गया, शेष फल हो गया। ये आसानी से हमने ज्ञात कर लिया। इसके बाद 5 का भाग 16 में दिया तो 1 शेष बचेगा, 3 बार भाग गया। 6 का भाग 24 में दिया तो वो पूरा पूरा भाग 4 बार गया और शेष 0 बचा। लेकिन हमने यहाँ पर एक चीज देखी कि यहाँ पर जो 6 का भाग 5 में दे रहे हैं तो 6 का भाग 5 में तो जाएगा नहीं। लेकिन हमने एक चीज पढ़ी है कि 6 गुणा 1 बराबर 6, 6 गुणा 2 बराबर 12। लेकिन उल्टा भी तो चल सकते हैं, 6 गुणा 0 बराबर 0, ऐसे भी तो हो सकता है। तो ये हो जाएगा 0 और 5। इस तरह से हम इनका मान ज्ञात कर सकते हैं। तो एक चीज देखिए यहाँ पर ये जो मान है इसको मान को क्या बोलते हैं हम, b। ये a का मान है, ये क्या है a, और ये क्या मान है b, और ये है q, और ये है मान r।
तो यहाँ पर क्या मान बन गया? भाज्य बराबर। इसको क्या बोलते हैं? भाज्य। क्या बोलते हैं? भाजक, नोट भाज्य, भाजक, भाजक और ये है भाज्य, भागफल, ये है शेषफल। तो यहाँ पर भाज्य बराबर क्या होता है? भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। शेषफल ये आपकी एक परिमेय है जिसको हम क्या बोलते हैं? यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। और इसी के बेस पर हम आधारित सवाल कुछ करेंगे। तो आज के लिए हम इतना ही, बाकी कल डिस्कस करेंगे। अब यदि इसमें से किसी को कुछ समझ में नहीं आया हो तो एक चीज और देखिए, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का क्या है? कोई दो धनात्मक पूर्णांक ए व बी हो तो कोई दो अद्वितीय पूर्ण संख्याएं क्यू व आर इस प्रकार हैं कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहां पर आर का मान 0 या 0 से बड़ा तथा बी से छोटा होता है। तो इस प्रकार से हम इसमें देखते हैं ए और बी क्या है? धनात्मक पूर्णांक। तो धनात्मक पूर्णांक कौन कौन से होते हैं? एक से शुरू होते हैं और अनंत तक जाते हैं। देखिए इसमें जीरो जो होता है ना धनात्मक होता है और ना ही ऋणात्मक होता है। पूर्णांक जरूर है लेकिन ये ना तो क्या है? जीरो। जीरो ना तो धनात्मक पूर्णांक है और ना ही ऋणात्मक पूर्णांक है। ना तो धनात्मक है और ना ही ऋणात्मक है। ठीक है। तो इस प्रकार से अब देखिए इसमें Q और R क्या है? पूर्ण संख्याएं। जो पूर्ण संख्याएं हैं तो पूर्ण संख्याएं 0 से और अनंत तक जाती हैं, 0 से शुरू होके। यहाँ पर Q का मान और R का मान दोनों का मान 0 हो सकता है। तो देखिए हमने पहला एग्जाम्पल लिया था कि 24 के अंदर 7 का भाग दिया तो यहाँ शेषफल कितना बचा? 3। और भागफल भी कितना? भागफल भी कितना आया था? 3। फिर 16 के अंदर 5 का भाग दिया तो भागफल इसमें 3 आया था, शेषफल 1 बचा था। और इसके अंदर हमने 24 में 6 का भाग दिया तो भागफल 4 आया था और शेषफल यहाँ पर कितना आया था? 0। अब चौथा सवाल जो हमने देखा उसके अंदर हमने 6 में 5 का 6 का भाग 5 में दिया तो भागफल 0 आया और शेषफल 5 आया। इस प्रकार से हमने देखा कि यहाँ पर Q का मान भी 0 है और यहाँ पर R का मान भी 0 है। तो इस प्रकार से ये जो संख्याएं हैं इनको हम प्रदर्शित करते हैं और ये सब इस सूत्र के ऊपर डिपेंड करते हैं। ये सूत्र हमें ये बताता है कि किस प्रकार से ए बी क्यू आर के मान एक दूसरे के ऊपर टिके हुए हैं। और यहाँ पर हमने देखा कि जो भाज्य है वो भाज्य बराबर भागफल गुणा भाजक प्लस शेषफल के बराबर होता है। यानी कि ए यहाँ पर क्या है? भाज्य। ए क्या है? भाज्य। बी क्या है? भाजक। और क्यू क्या है? भागफल। भागफल। और आर क्या है यहाँ पर? शेषफल। शेषफल। इस प्रकार से दोस्तों हमने यहाँ पर एक चीज देखी। देखिए यहाँ पर हमने जब कोई छोटी संख्या में भाग दिया तो हमने देखा कि छोटी संख्या में भाग तो जाएगा नहीं। भाग नहीं जाएगा तो हम क्या करें? यहाँ पर हमने देखा कि 6 का पहाड़ा एक बार बोलते हैं तो 6 एकम 6, 2 बार करते हैं तो 12। लेकिन इसका उल्टा भी तो हो सकता है, यानी कि 6 को 0 से गुणा करें, यानी कि एक उल्टा जाएं वापस जाएं तो 0 आएगा। तो 0 आएगा तो 0 को 6 से गुणा करेंगे तो 0 आएगा। यहाँ पर भाग, यहाँ पर इसको गुणा करेंगे तो 0 और यहाँ पर शेषफल कितना बच गया? 5। इस प्रकार से हमारे पास ये संख्याएं प्राप्त होती हैं दोस्तों। और आज हम बस इतना ही डिस्कस करेंगे। इसके बाद आने वाले कल जो है उसमें हम और वीडियो को डालेंगे और सवाल डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आप यदि इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को, यदि वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए ताकि अधिक से अधिक लोगों को या अधिक से अधिक स्टूडेंट्स को इसका फायदा मिल सके। तब तक के लिए बाय बाय।
हैव अ नाइस डे।